तो मिल्कीपुर उपचुनाव की काउंटिंग के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी और एसपी के बीच में सीधी टक्कर है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग हुई। इस बार रिकॉर्ड 65% वोटिंग हुई है। शनिवार को उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में 30 राउंड में काउंटिंग होगी और बीजेपी से चंद्रभानु पासवान प्रत्याशी हैं, वहीं एसपी से अजीत प्रसाद प्रत्याशी हैं। बीजेपी और एसपी में सीधी टक्कर है। काउंटिंग के लिए 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां तैनात रहेंगी। तो वहीं मिल्कीपुर को लेकर सियासी घमासान भी जारी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो गई है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। राजकीय इंटर कॉलेज में काउंटिंग होगी। काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। 30 राउंड में मतगणना पूरी होगी। काउंटिंग के लिए 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियां हैं। अंदर हमें बेसिक कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, अगर उसके अंदर कोई समस्या आती है तो उसका कैसे निदान करना है, पूरी प्रक्रिया के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। 14 टेबल बनाई जाएंगी, देन 2 RO ARO टेबल होगी और 3 रिजर्व टेबल्स होंगे। इसके अंदर प्रत्येक टेबल के ऊपर 4 कार्मिक होंगे। एक काउंटिंग सुपरवाइजर होगा, एक काउंटिंग असिस्टेंट होगा, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा और एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। इस सीट पर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी की ओर से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जो साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सांसद चुने गए, जिसके चलते मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने जहां मिल्कीपुर में जीत का दावा किया, वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप है कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है। मेरी जान ले लो, मैं अखिलेश यादव जिंदाबाद करता रहूंगा, मैं समाजवादी जिंदाबाद करता रहूंगा, आखिरी दम तक अवधेशवादी बनता रहूंगा। एक भी बूंद हमारे खून दरवा नहीं रहेगा तब तक मैं मरता रहूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को नाम नहीं लूंगा। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को गलत बता दिया है। बीजेपी का कहना है कि एसपी नेता हार के डर से बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। वहाँ झूठे नाटक नौटंकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां से पार्टी जीत दर्ज करेगी, वहीं सपा को भी जीत की उम्मीद है। कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा कि बीजेपी अपना सियासी बदला लेती है या फिर एसपी फिर से जीत का सिलसिला जारी रखती है। ये राजकीय इंटर कॉलेज का कैंपस है। यहीं पर मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना होनी है। यहाँ पर क्रमवार 14 टेबल लगाए जा रहे हैं, जिस पर 76 कर्मचारी होंगे जो मतगणना करेंगे। इस मतगणना जो है 30 राउंड में पूरी होगी। माना जा रहा है कि 10 बजे तक रुझान शुरू हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सबसे आगे निकल रही है। यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से मिल्कीपुर का चुनाव संपन्न हुआ है, जिस तरह से वोटिंग हुई है, एक रिकॉर्ड वोटिंग मिल्कीपुर में हुई है, 65.44% जो है मतदान हुआ है। तो कुल मिला के मतगणना भी संपन्न कराई जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना संपन्न कराई जाएगी। कुल मिला के जो 2 प्रमुख प्रत्याशी हैं सपा और भाजपा के, देखना ये होगा कि मिल्कीपुर का ताज किसके सिर पर सजता है। के शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर एसपी नेता ने पोस्टर बैनर लगाया है, जिसमें 2027 में समाजवादी पार्टी की वापसी का दावा किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2032 में अर्धकुंभ करवाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसपी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसमें हर तरह की अव्यवस्था थी। एसपी 2027 के सपने भूल जाए, क्योंकि विकास से चुनाव जीते जाते हैं, पोस्टरबाजी से नहीं। लखनऊ में पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता वापसी का दावा कर रही है।
साथ ही जनता के लिए 2032 में विशेष तरीके से अर्धकुंभ का आयोजन कराने की बात भी लिखी है। हालांकि अर्धकुंभ का आयोजन 2032 नहीं बल्कि 2031 में होना है। एसपी के नए पोस्टर में अखिलेश के कुंभ स्नान की तस्वीर भी लगी है। 2027 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगाए गए कुछ नए पोस्टर्स राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए हैं। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश प्रवक्ता सोमिल सिंह श्रीनेत ने पार्टी कार्यालय के बाहर ये बड़ा होर्डिंग लगाया है, जिसमें 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया गया है। साथ ही इस पोस्टर में महाकुंभ में अखिलेश यादव के स्नान करने की तस्वीर भी लगाई गई और लिखा है कि 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि उनकी सरकार ने 2 बार कुंभ का आयोजन किया है, लेकिन बीजेपी से नहीं हो पा रहा है। सिर्फ बजट खर्च किया गया लेकिन व्यवस्था नहीं की गई। 2 बार हम लोगों ने भी कुंभ लगाया है, कहीं दिक्कतें नहीं आई। अब की तो केवल बजट खर्च किया गया है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ। वहीं दूसरे बैनर में एसपी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। पोस्टर पर लिखा है, बीजेपी को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। समाजवादी पार्टी ने इस पोस्टर का समर्थन भी किया है। चुनाव आयोग का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, चुनाव आयोग के नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। तो हम समझते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनको तो कफन ओढ़ लेना चाहिए, उनको तो कफन उनको दे देना चाहिए। कि जिस तरीके से आपने देखा होगा सदन में सारे सांसदों ने चुनाव आयोग को एक कफन भेंट करने का काम किया, निश्चित रूप से उनको वो इसी के हकदार हैं। समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगे इन पोस्टर्स को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि एसपी अब सिर्फ पोस्टरबाजी और बयानबाजी तक सीमित रह गई है और विकास की राजनीति से दूर हो चुकी है। पोस्टर लगाकर 27 में सरकार बनाने का सपना देखने वाले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता अब कभी सत्ता में आने वाले नहीं है, ये प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। 2012 से 17 तक उन्होंने जो तांडव किया है उसका सजा इनको ये जनता दे रही है कि इनको एक भी चुनाव जीतने को नहीं मिला है। जनता इनको लगातार नकार रही है, बार बार नकार रही है, 27 में भी नकारेगी और आने वाले दिनों में तो समाजवादी पार्टी एक विलुप्तवादी पार्टी बन जाएगी। एसपी के पोस्टर में महाकुंभ को लेकर संदेश देने की कोशिश की गई है। एसपी ने ये पोस्टर ऐसे समय में लगाया है जब महाकुंभ को लेकर अखिलेश लगातार योगी सरकार पर हमलावर थे। अखिलेश ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसपी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसमें हर तरह की अव्यवस्था थी। एसपी 2027 के सपने भूल जाए, क्योंकि विकास से चुनाव जीते जाते हैं, पोस्टरबाजी से नहीं। इन पोस्टर्स पर बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ पोस्टरबाजी तक ही सीमित रह गई है और विकास की राजनीति से दूर हो गई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। अखिलेश ने एक बार फिर से मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई वोटिंग को लेकर निशाना साधा। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मिल्कीपुर चुनाव भी 144 साल बाद वाला चुनाव था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मरे हुए लोगों ने भी वोट दिया है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों पर बड़ा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए आसपास के जिलों से बीजेपी के कार्यकर्ता बुलाए गए थे। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मिल्कीपुर चुनाव भी 144 साल वाला था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मरे हुए लोगों ने वोट दिए। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था, जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है, अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने पोस्टर लगा जिसमें लिखा गया, बीजेपी को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले।
जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करे, ये विवादित पोस्टर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने लगवाया है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए और पोस्टर वार को लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी अब केवल पोस्टरबाजी तक और बयानबाजी तक सीमित हुई है। जनता के बीच में रह के जनता के विकास के लिए काम करना, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एजेंडा है। इस तरह विपक्ष कांग्रेस के सहयोगी दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उनके कांग्रेस के कोई और भी सहयोगी दल हो, वो इस तरह के अलग अलग आरोप लगाते हैं। जब हारते हैं और जीत जाते हैं तो अच्छा, और जीत जाते हैं तो अच्छा, हार जाते हैं तो खट्टा। इस तरह की विपक्ष ने अपनी मानसिकता बना ली है। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ। उन्हें ऐसी सोच और किसी स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के आरोपों का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग का पिंडदान किया। पिशाचन मोचन घाट पर सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के बकायदा सिर मुंडवाकर पोस्टर के साथ पिंडदान किए। चुनाव आयोग के नाम पर संकल्प लेते हुए पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म किया। क्योंकि आप लोग तो जान ही रहे केंद्रीय चुनाव आयोग किस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया है, जिस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा है, एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल उनको मरा हुआ बताते हुए उनके लिए कफन भी भेज दिया। तो आज हम लोगों ने उसके लिए पिंडदान कर दिया है। पिंडदान करके उनका श्राद्ध कर दिया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर दी है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी हाल ही में उपचुनाव में मिली हार से बौखला गई है और अब मिल्कीपुर भी गंवाने वाली है, इसलिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र ने वो चुनाव भी देखे हैं जो रक्त रंजित हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर हिंसा हुआ करती थी, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणियां नहीं की। भारतीय लोकतंत्र ने वो दिन भी देखे हैं जब डिंपल यादव सरीखे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे, किसी को नॉमिनेशन फॉर्म तक भरने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन तब भी किसी ने निर्वाचन आयोग पर ऐसी टिप्पणी नहीं की। और लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को बाकायदा कोर्ट ने इलीगल माना था कि तमाम सारी अनियमितताएं हुई हैं, तब भी निर्वाचन आयोग को लेकर के किसी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हार के डर से एसपी के नेता संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब नतीजों का इंतजार है, जिसमें सरकार को लेकर तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरार रखेगी या 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म होगा। कांग्रेस के लिए भी सवाल है कि क्या 12 साल बाद कांग्रेस फिर से दिल्ली में गद्दी पर काबिज हो पाएगी। तैयारी पूरी है और फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है और किसको हार का सामना करना होगा, इसके लिए बस थोड़ा सा ही इंतजार और करना है। चुनावी नतीजे तय कर देंगे कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। राजधानी के 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम के साथ ही दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। उन सभी काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। तमाम जो है चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार मौजूद बने हुए हैं। उसके साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की तैनाती की गई है, यानी कि कोई भी वहां कोई हंगामा या किसी तरह का बलवा वहां ना हो सके। उसके साथ साथ तमाम जो काउंटिंग सेंटर हैं उस पर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिससे भी किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसका वहीं की वहीं निस्तारण किया जा सके। दिल्ली चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग की वेबसाइट और उनके रिजल्ट पोर्टल के जरिए भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली चुनाव नतीजों से जुड़ा हर अपडेट आप न्यूज़ 18 पर भी देख सकते हैं।
बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गया है, ऐसे में मतगणना के लिए दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 699 जो प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। देखने को लगेगा कि किसकी किस्मत चमकती है और किसके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच चुनावी जंग है। वहीं अन्य मुकाबलों में कालकाजी में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिथूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। फिलहाल नतीजों के इंतजार के लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना है, जिसमें फाइनल पिक्चर आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 फरवरी को बजट पास होगा और इस बार यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ रुपए के पार होगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट होगा। साथ ही ये पड़ोसी देशों के लिए भी कुल बजट से कई गुना ज्यादा होगा। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 फरवरी को बजट पास होगा। इस बार यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो ये सबसे बड़ा बजट होगा ही, बल्कि ये कई पड़ोसी देशों के भी कुल बजट से कई गुना ज्यादा है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का फोकस किसान, युवाओं और सामाजिक योजनाओं के साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नए एक्सप्रेस वे पर होगा। ऐसे में योगी सरकार प्रदेश को कई बड़ी सौगातों से नवाजने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले साल कुल 7,66,000 करोड़ रुपए का बजट लेकर आई थी और इस बार इसे और बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का करने की तैयारी है। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी को शुरू हो रहा है और योगी सरकार 20 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। दरअसल यह बजट 8.5 लाख करोड़ का बजट माना जा रहा है, जिसे योगी सरकार पेश करने जा रही है। उत्तर प्रदेश का बजट देश के तमाम राज्यों से तो ज्यादा है ही, बल्कि यूपी का बजट कई पड़ोसी देशों से भी कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का 2025 का बजट 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। पाकिस्तान का 2024 का बजट तकरीबन 5,85,000 करोड़ का था। बांग्लादेश का 2024 का बजट 5,74,000 करोड़ का था। नेपाल का 2024 का बजट तकरीबन 1,17,000 करोड़ रुपए का था। का बजट पेश करने जा रही है। यूपी के विकास में समर्पित यह बजट होगा। योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में यूपी इस कदर आगे बढ़ रहा है कि बजट के मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे काफी पीछे है। उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार का बजट न सिर्फ यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा, बल्कि देश के तमाम राज्यों में ये बजट सबसे ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा खास बात ये कि सिर्फ देश के राज्यों ही नहीं, बल्कि तमाम पड़ोसी देशों के बजट से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश का बजट रहेगा। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के वित्तीय बजट पर नजर डालें तो ये पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश दोनों के पिछले साल के वित्त बजट को मिला भी लें तो भी यूपी का बजट ज्यादा रहेगा। इस बजट के माध्यम से हमारे परम पूज्य योगी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बजट को पीछे छोड़ते हुए इस बजट को स्वर्णिम अवसर में ले जाने का काम करने जा रहे हैं। साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ यूपी के विकास और जीडीपी ग्रोथ पर लगातार काम कर रही है, बल्कि योगी सरकार का फोकस इस बार के बजट में युवा कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा रहने वाला है। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को भी योगी सरकार के बजट में अहम जगह हासिल हो सकती है। योगी सरकार 8.5 लाख का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में किसानों, महिलाओं, उद्यमियों, युवाओं समेत सभी तबके का ध्यान रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उनको गति मिलेगी।
कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।